नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो प्रश्नावली के बारे में ही है। आज हम प्रश्नावली भाग 5 देख रहे हैं। प्रश्नावली भाग 4 में मैंने आपको बताया था कि प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण किस प्रकार किया जाता है और प्रश्नावली को तथ्य संकलन के लिए उत्तरदाताओं को किस प्रकार प्रेषित किया जाता है। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि प्रश्नावली से जुड़ी हुई जो एक समस्या है अनुत्तर की, नॉन रिस्पॉन्स की, वह क्या है और उससे हम किस प्रकार डील करते हैं या उसको हम किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इन क्वेश्चनायर, प्रश्नावली में अनुत्तर की समस्या। One of the problems with the use of questionnaire for data collection is the problem of non-response, which means that the respondents do not return the filled questionnaire. तो एक समस्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रश्नावली के उपयोग के साथ ये है कि यद्यपि अनुसंधानकर्ता पूरी मेहनत से प्रश्नावली का निर्माण करता है और उसके बाद अपने उत्तरदाताओं के पास वो प्रश्नावली इस आग्रह के साथ भेजता है कि वो एक तय सीमा में उस प्रश्नावली का उत्तर भरकर अनुसंधानकर्ता को वापस लौटा दें, लेकिन इस सब के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत से या कुछ उत्तरदाता प्रश्नावली भरकर वापस नहीं भेजते हैं। अर्थात अनुसंधानकर्ता को कुछ उत्तरदाताओं से या कभी कभी बहुत से उत्तरदाताओं से भरी हुई प्रश्नावलियां प्राप्त नहीं होती हैं। इसी समस्या को हम अनुत्तर की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्स कहते हैं। As a result of this non-response, the sample size is reduced. अब इस अनुत्तर का एक जो दुष्परिणाम होता है वो ये कि यह हमारे सैम्पल साइज़ को, हमारे निदर्श के आकार को कम कर देता है, छोटा कर देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे निदर्श में अगर 500 इकाइयाँ हैं, 500 उत्तरदाता हैं और उनमें से 10% अगर हमें भरी हुई प्रश्नावली लौटाते नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 50 उत्तरदाताओं से सूचनाएं नहीं मिल रही हैं। तो हमें केवल 450 उत्तरदाताओं से ही सूचनाएं मिल रही हैं और इससे हमारे निदर्श का जो साइज़ है, आकार है, वह कम हो जाता है। Moreover, researchers have proved that there is a significant difference between the respondents and the non-respondents with regard to their personalities and views. अब बहुत सारे शोधों ने यह सिद्ध किया है कि जो लोग प्रश्नावली भरकर भेजते हैं और जो लोग प्रश्नावली नहीं भेजते हैं, उन दोनों ही में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। वे अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं और उनके विचार भी अलग प्रकार के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम केवल उन लोगों से सूचनाएं जिन्होंने हमें प्रश्नावली भर कर के लौटाई है, उनकी सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो फिर हमारा जो अध्ययन है वो एक पक्षीय हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक प्रकार के लोगों से ही सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, दूसरे प्रकार के लोगों से सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं और उनके विचार बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। तो एक पक्ष पूरा हमारे अध्ययन में छूट जाता है और इसलिए हमारा अध्ययन जो है वो एक पक्षीय हो जाता है और इस कारण हमारे रिजल्ट्स भी गलत हो सकते हैं। तो ये एक तकनीकी समस्या है जो नॉन रिस्पॉन्स के साथ, अनुत्तर के साथ जुड़ी हुई है। Hence, if conclusions are drawn only on the basis of the respondents, then they could be erroneous. तो अगर केवल उन्हीं लोगों के सूचनाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं जिन्होंने हमें प्रश्नावली भरकर भेजी है, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हमारे अध्ययन के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। अब ये सिर्फ संभावना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता ही है या ऐसा होगा ही या हमारे निष्कर्ष गलत होंगे ही, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना ज़रूर होती है कि हमारा अध्ययन एक पक्षीय हो जाए या हमारा अध्ययन का जो निष्कर्ष है वो त्रुटिपूर्ण हो जाए। According to Moser, the return of the filled questionnaires depends on the following. अब मोज़र एक बहुत ही प्रसिद्ध अनुसंधान पद्धति शास्त्री हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने
ये बताया है कि प्रश्नावली लौट करके आएगी या नहीं, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। ये कौन सी बातें हैं? पहला, द बॉडी कंडक्टिंग द सर्वे। सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है कि अध्ययन कौन करवा रहा है, या अनुसंधान कौन करवा रहा है, या सर्वेक्षण कौन करवा रहा है। अगर सर्वेक्षण करवाने वाली जो एजेंसी है वो बहुत जानी मानी कोई संस्था है या कोई जाना माना ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि लोग सूचनाएं भरकर हमें लौटा देंगे, क्योंकि जो संस्थान है उसको लोग जानते हैं और उसकी विश्वसनीयता होती है, तो लोगों को भी उत्तर देने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई सर्वे यूनिसेफ के द्वारा करवाया जा रहा है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाया जा रहा है, या रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कराया जा रहा है, या भारत सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है, तो इनको सभी लोग जानते हैं ये, और इनकी विश्वसनीयता लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में फिर लोग उत्तर देने से कतराते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई आम रिसर्चर है, कोई व्यक्ति है जिसको लोग नहीं जानते हैं, और वो कोई रिसर्च कर रहा है और वो कोई सूचनाएं एकत्रित करना चाह रहा है, तो प्रायः लोग थोड़े से शंकित होते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इस बात से वो शंकित हो जाते हैं और उत्तर देने में कतरा सकते हैं। तो पहला बिंदु जो हमारे प्रश्नावली के रिस्पॉन्स को तय करता है वह है द बॉडी कंडक्टिंग द सर्वे, अर्थात जो ऑर्गेनाइजेशन या जो संस्था सर्वेक्षण करवा रही है। दूसरा, द टॉपिक ऑफ स्टडी। जो दूसरी बात है वह यह है कि हमारे अध्ययन का विषय क्या है। अगर हमारे अध्ययन का विषय बहुत सामान्य है, या बहुत लोकप्रिय विषय है, या ऐसा विषय है जिसमें आम लोगों की रुचि होती है, तो फिर इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि लोग हमें प्रश्नावली भरकर लौटाएंगे। लेकिन अगर विषय बहुत विकट किस्म का है, गंभीर किस्म का है, या बहुत विवादास्पद है, या ऐसे विषय पर है जिस पर लोग प्रायः खुलकर अपनी बात कहने से थोड़ा घबराते हों, डरते हों, हिचकते हों, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें सूचनाएं नहीं प्राप्त होती हैं। तो इस बात पर यह निर्भर करता है कि हमारे अध्ययन का विषय क्या है। विषय अगर सामान्य है, लोगों के रुचि का है, या लोगों की जानकारी का है, तो फिर प्रश्नावली के लौट के आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा बिंदु मोजर बता रहे हैं, द एक्सटेंट टू विच द टॉपिक इज रिलेटेड टू द रिस्पोंडेंट्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि विषय अगर उत्तरदाताओं से सीधा संबंधित हो, सीधा उन्हीं के सरोकारों से जुड़ा हो, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हमें ज़्यादा प्रश्नावलियाँ, भरी हुई प्रश्नावलियाँ हमारे पास लौट करके आएंगी। जैसे मान लीजिए कि हम स्टूडेंट्स पर कोई अध्ययन कर रहे हैं, और हमारे अध्ययन का विषय है उनकी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जो उनका अध्यापन का स्तर है, उस पर हम कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो यह विषय सीधा उनसे जुड़ा है। या हम ये जानना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में किस तरह की सुविधाएं उनको मिल रही हैं, तो ये विषय सीधा उनसे जुड़ा हुआ है, तो वो उत्तर देने में किसी भी तरह की उनको दिक्कत नहीं आएगी, रुचि होगी। और वो चूँकि उस विषय से वे सीधे संबंधित हैं, वह विषय सीधे उनको प्रभावित करता है, तो वो ज़्यादा उत्साहपूर्वक उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन अगर विषय हम मान लीजिए हम उनसे किसी आर्थिक विषय पर कोई सवाल पूछ लें, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कोई सवाल पूछ लें जो उनसे सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, या जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो फिर इस बात की संभावना थोड़ी कम हो जाती है कि हमें भरी हुई प्रश्नावलियाँ प्राप्त होगी। तो विषय उत्तरदाताओं से जितना अधिक जुड़ा हुआ होगा, जितना अधिक संबंधित होगा, उतना ही हमें प्रश्नावलियाँ वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और अंतिम बात जो मोजर कह रहे हैं वो यह है, द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द कवरिंग लेटर विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग द कोऑपरेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। तो वो अंत में वो कह रहे हैं कि जो आवरण पत्र हम भेजते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आवरण पत्र क्या होता है, और आवरण पत्र में हमें किन किन बातों को सम्मिलित करना चाहिए। तो प्रश्नावली के साथ हम जो आवरण पत्र भेजते हैं, जो कवरिंग लेटर भेजते हैं,
मोज़र कहते हैं वो कवरिंग लेटर कितना प्रभावशाली है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारी प्रश्नावली लौट के आएगी कि नहीं। अगर हमने बहुत अच्छा कवरिंग लेटर ड्राफ्ट किया है, बहुत अच्छे से उसको तैयार किया है और वो बहुत प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कह रहा है और उत्तरदाता को प्रेरित कर रहा है कि वह हमें सहयोग करे, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि प्रश्नावलियाँ लौट करके आएंगी। तो कुछ हद तक हमारा कवरिंग लेटर का प्रभावशाली होना भी इस बात को तय करता है कि प्रश्नावली भरकर आएगी या नहीं। तो इस तरह से ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो ये तय करते हैं कि हमारे पास प्रश्नावलियाँ लौट करके आएंगी या नहीं। अब ये तो बात हुई कि अनुत्तर की समस्या क्या है। अब इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। मोज़र का मानना है कि यद्यपि ये एक समस्या है अनुत्तर की प्रश्नावली के साथ, लेकिन ये इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान हम नहीं कर सकें। मोज़र ये कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हम इस विषय पर सोचें तो हम ज़रूर इसका कोई ना कोई समाधान निकाल सकते हैं, और उन्होंने भी कुछ विकल्प हमें बताए हैं इस समस्या से निपटने के लिए। तो वे क्या क्या हैं वो अब हम देखेंगे। As mentioned earlier too, the researcher can send reminders to the respondents asking them to fill the questionnaire explaining how important their responses are for the research purpose. तो एक तरीका तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था वो ये है कि तय समय सीमा तक अगर हमें प्रश्नावली नहीं मिलती है तो फिर हम उत्तरदाताओं को एक स्मरण पत्र भेजते हैं और उनको यह याद दिलाते हैं कि हमने उन्हें एक प्रश्नावली 10 दिन या 15 दिन पहले भेजी थी और उस प्रश्नावली का जो उद्देश्य है वो अनुसंधान के संबंध में तथ्य एकत्रित करना है, और हम उन्हें यह भी बताते हैं कि उनका जो रिस्पॉन्स है, जो उनका प्रत्युत्तर है, वह अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम पुनः उनसे आग्रह करते हैं कि वे उस प्रश्नावली को हमें भरकर भेज दें, और प्रायः ऐसा स्मरण पत्र भेजने के बाद हमें प्रश्नावलियाँ लौट करके हमारे पास आती हैं। क्योंकि होता यह है कि कई बार जो उत्तरदाता होते हैं वो प्रश्नावली देखकर एक तरफ रख देते हैं और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर जब हम अपना पहला स्मरण पत्र भेजते हैं तो कुछ उत्तरदाताओं से हमें निश्चित रूप से सहयोग मिलता है और प्रश्नावलियाँ हमारे पास लौट करके आती हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ उत्तरदाता फिर भी हमें प्रश्नावली भरकर नहीं भेजते हैं तो फिर हम उन्हें एक दूसरा स्मरण पत्र भेज सकते हैं, और उस स्मरण पत्र के साथ हम एक फ्रेश कॉपी प्रश्नावली की लगाकर भेज सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उत्तरदाता हमें सहयोग तो करना चाहते हैं लेकिन उनसे वो पहली प्रश्नावली कहीं खो गई होती है, कहीं मिसप्लेस हो गई होती है, उन्होंने वो प्रश्नावली कहीं इधर उधर रख दी होती है जो उन्हें नहीं मिल रही होती है, या फिर वो प्रश्नावली उनसे किसी कारण से ख़राब हो गई होती है या डैमेज हो गई होती है, कट फट जाती है। तो फिर हम जब उन्हें दूसरी नई प्रश्नावली भेजते हैं तो फिर वो उस नई प्रश्नावली में पुनः हमें सूचनाएं भरकर भेज देते हैं। तो इस तरह से जो सेकंड रिमाइंडर हम भेजते हैं उसके बाद हमें कुछ प्रश्नावलियाँ लौट करके आ जाती हैं। The researcher can also send interviewers to some or all of the remaining respondents. इसके बाद जो बचे हुए हमारे नॉन रिस्पोंडेंट्स हैं जो हमें सूचनाएं नहीं दे रहे हैं, उनमें से हम कुछ के पास इंटरव्यूअर्स भेज सकते हैं, अर्थात कुछ व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उनके पास भेज सकते हैं जो आमने सामने की स्थिति में उनसे प्रश्न पूछकर उसके उत्तर या तो अंकित कर लेगा या आजकल के समय में तो रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था है तो उत्तर को रिकॉर्ड कर सकता है। तो यह उन परिस्थितियों में ज़्यादा उपयोग में लाया जा सकता है जहाँ पर हमारे उत्तरदाता संभवतः अतिशय व्यस्तता के कारण लिखने का समय नहीं दे सकते हैं, तो फिर हम उनके पास साक्षात्कारकर्ता भेज सकते हैं और वे उनसे प्रश्न पूछकर और उनके उत्तर नोट कर सकते हैं।
इसके अलावा मोज़र एक और रास्ता बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि द रिसर्चर कैन ऑल्सो शॉर्टन द क्वेश्चनायर इन सच अ वे दैट वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चनायर कुड बी सेंट टू वन हाफ ऑफ द नॉन रिस्पॉन्डेंट्स एंड द अदर पार्ट टू द सेकेंड हाफ ऑफ द नॉन रिस्पॉन्डेंट्स। तो मोज़र कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि उत्तरदाताओं को प्रश्नावली बहुत लंबी लगती है और उतना समय उनके पास नहीं होता है, तो हम यह कर सकते हैं कि हम प्रश्नावली को 2 भागों में बांट दें और एक भाग आधे रिस्पोंडेंट्स के पास भेज दें और दूसरा भाग शेष रहे रिस्पोंडेंट्स के पास भेज दें, और इस तरह से हम मिला जुला करके दोनों रिस्पोंडेंट्स को अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। Or the last alternative could be to send questionnaires to those who are likely to respond and interviews to those who are less likely to respond. और एक तरीका मोज़र ये कह रहे हैं ये हो सकता है कि हम देख लें कि हमारे अनुत्तरदाता कितने हैं और किस प्रकार के हैं, और उनमें से हमें अपने विजडम में हमें जो लगता है कि जिन उत्तरदाताओं को और थोड़ा परसुएड करने पर और थोड़ा उनसे आग्रह करने पर हमें प्रश्नावली मिल सकती है, उन्हें तो हम प्रश्नावलियाँ भेज दें, और जिनसे हमें कोई संभावना नहीं लगती कि वे हमारा सहयोग करेंगे, उनके पास हम साक्षात्कारकर्ता भेज दें और उनसे आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछकर उत्तर भरवा लें। तो इस तरह से हम इन विभिन्न तरीकों को वैसे किसी एक तरीके का या कई तरीकों का एक साथ इस्तेमाल करके जो अनुत्तर की समस्या है उसको कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। वास्तव में अगर हम अनुत्तर की समस्या को नियंत्रित कर लें तो प्रश्नावली जो है वो तथ्य संकलन की एक बहुत ही उपयोगी प्रविधि सामाजिक अनुसंधानों में सिद्ध हो सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो मैंने सामग्री प्रदान की वो उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।